हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अलाइंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स, ट्वेल्थ की इकोनॉमिक्स जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से, है ना। नेशनल इनकम के जो चैप्टर हैं इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आज हमें यही डिस्कस करना है, ठीक है, जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में डिस्कस करने से पहले सबसे ज़्यादा बच्चों के कमेंट इसी चैप्टर से रिलेटेड आए थे और बच्चों के सबसे ज़्यादा क्वेरीज नेशनल इनकम को लेके थी कि सर क्या करें, लास्ट टाइम आ गया है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो पाया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, ठीक है। तो मैंने कहा चिंता करने की बात ही नहीं है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मैंने ये पार्ट इसलिए कवर कर रहा हूँ कि ये दोनों बच्चों के कमेंट आए थे, कॉमर्स वाले बच्चे के, ठीक है, और एज वेल एज जो इकोनॉमिक्स ले रखा है आर्ट्स वाले पेपर, आर्ट्स में जो जिसने इकोनॉमिक्स ले रखा है उसे भी, ठीक है। तो आज हम यही चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, सबसे ज्यादा बच्चों का कमेंट इसी था, इसलिए डिस्कस करते हैं। इसके बाद फिर आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी इसके बाद, ठीक है। जो चीज समझ में नहीं आएगा बताइएगा। तो चले, लेट्स स्टार्ट। और एक और चीज, जो लोग नए हैं, कॉमर्स लाइंस, है ना, इसमें बहुत सारी वीडियो हैं, आप जाके देख सकते हैं, है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है, कंजूसी नहीं करना है, लाइक और शेयर में, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। तो इसको सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, बाकी अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैंने कुछ जो गुड्स, मतलब कुछ जो इससे रिलेटेड हैं कंपोनेंट, उस पर डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे कैलकुलेशन वगैरह होगा, है ना। तो वन शॉट करके, ठीक है, वन शॉट करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये चैप्टर पूरा कवर अप करेंगे, भले इसके 3 वीडियो बने, 4 वीडियो बने, और मैक्सिमम जो लेंथ मैं सोच रहा हूँ, मैक्सिमम लेंथ 25 मिनट्स तक का ही होगा, है ना, ताकि आप लोगों को भी इजी हो जाए समझ में। और ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक। 3 से 4 वीडियो बनेगी, लेकिन 20-25 मिनट्स का ही रखूंगा। इसमें सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, एक वीडियो देख लिया फौरन, किसी वक्त टाइम मिला, फिर दूसरा वीडियो देख लिया, तीसरा वीडियो, तो ये कंटिन्यू रहेगा अभी, ठीक है, जब तक आप लोगों के पेपर नहीं हो जाते हैं, जिससे सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे जिस टॉपिक से रिलेटेड, मैं उस पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में बातें हैं क्या, गुड्स, ठीक है। तो इन इकोनॉमिक्स, है ना, गुड्स का क्या मतलब है, गुड्स प्रोडक्ट्स रिसोर्स दैट मीट द पीपल्स नीड्स एंड डिमांड, है ना, हम लोगों की जो जरूरतें हैं उसको कैसे हम पे करते हैं। कॉमर्स वालों इसको गुड्स अपने अकाउंटिंग टर्म में जो डिफाइन करते थे, वहां की डिफिनेशन अलग है, यहाँ का अलग होगा, ठीक। ए गुड कैन बी फिजिकली ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मैनमेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना, सर्विस हो सकता है, मिक्स ऑफ दीज, मतलब मिक्स ऑफ थ्री, इस तीनों का मिक्सचर भी हो सकता है, कमांड इन मार्केट प्राइस, और उसको जो हम मार्केट प्राइस पे सेल आउट कर सकते हैं, ठीक, है ना, जो हमारी नीड्स को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे गुड्स में तीनों चीज आ जाती है, ऑब्जेक्ट भी, मैनमेड भी, और सर्विस भी, ये तीनों का मिक्सअप भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ गुड्स का मतलब प्रोडक्ट नहीं है ना, इसमें तीनों चीज आ जाएगी यहाँ पे इन द टर्म्स ऑफ, जब भी हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे सारी बातें आएंगी। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स। अब गुड्स में डिफाइन किया गया क्या, कितने टाइप्स के गुड्स हो सकते हैं, एक कंज्यूमेबल गुड्स होता है, एक कैपिटल गुड्स होता है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंज्यूमेबल गुड्स को। तो कंज्यूमेबल गुड्स आर दोज items are utilized directly to satisfy human demands. Consumption of the goods support the core goal of the economy, which is sustain the consumption of the economy and entire population. Consumption मतलब वो डायरेक्टली जिसको हम क्या करते हैं, गुड सेटिस्फेक्शन के लिए, जो चीज हमें नीड है, जिस प्रोडक्ट की, जिस चीज की, तो उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं, है ना। कंजम्पशन के लिए जिस गुड्स को हम यूटिलाइज कर लेते हैं अपने लाइफ में, तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स, है ना। These are not used in manufacturing of the other goods. ये मैन्युफैक्चरिंग गुड्स नहीं होता, अदर दूसरा होता है। कंजम्पशन आर प्रोडक्ट्स ऑफन एज अ फाइनल गुड्स इंटरनल फॉर द फाइनल कंजम्पशन, और इंस्टेंस टेलीविजन पेन पेयर्स ऑफ द स्टूल, मतलब ये सब इसके एग्जांपल है। जैसे कहने का मतलब कि मिस्टर ए है यहाँ पे, ठीक, ये क्या करता है, ए लिमिटेड है, ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करता है ना। यहाँ पे बी है, बी भैया इसे खरीद के लेता है, मान लीजिए बी यहाँ पे होलसेलर हो सकता है, यहाँ पे सी है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा
क्या करेगा, ये इसको सेल करेगा, लेकिन ये कंज्यूम कंज्यूम तो करेगा नहीं। बी का इंटेंशन क्या है, ये आगे रिटेलर को दे देगा। रिटेलर के बाद हो सकता है होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचेगा। तो कंज्यूमर के पास जो पहुंचेगा, जो कंज्यूम कर लेगा, वो क्या होगा, अल्टीमेट वो गुड्स को माना जाएगा कंज्यूमेबल, इसके लिए कंज्यूमेबल गुड्स माना जाएगा। लेकिन इस सब के लिए तो ये कंज्यूमेबल गुड्स है नहीं, है ना। तो जो गुड्स जहाँ पे फाइनल कंजम्पशन के लिए, तो ये हमेशा मान के चलिए कि ये गुड्स कंज्यूम होने वाली है, तो ये क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा, तैयार होगा। इसके बाद फिर एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग करके फिर अलग अदर सोर्स में दूसरे गुड्स में इसका चेंजेबल नहीं हो सकता। तो इसी के हमने सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं, ठीक। दूसरा होता है मेरा कैपिटल गुड्स। Capital goods are goods used for the one business assistant to another in the production of the consumer goods। कहने का मतलब ये है कि वो गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब, कॉमर्स वालों तुम लोग तो जानते ही हो कैपिटल नेचर, है ना। मतलब कि जिस गुड्स के सपोर्ट से हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को रन कराते हैं, जिस गुड्स को हमें परचेज करने का मेन पर्पस होता है लॉन्ग टर्म पर्पस, है ना, इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैश में चेंज नहीं कर सकते। देखिए हमने कैपिटल गुड्स कैन नॉट इजिली ट्रांसफर इनटू द कैश, दे आर द लॉन्ग लास्टिंग, डू नॉट डिग्रेड इजिली, है ना। जैसे इक्विपमेंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, सम कॉमन एग्जांपल ऑफ द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब ऐसे समझ लिया कि जिसकी हेल्प से आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे होते हैं, वो कैपिटल गुड्स होता है। जिसकी हेल्प से, जिसको हम डायरेक्ट सेल आउट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, हम अपने बिजनेस में, है ना, प्लांट एंड मशीनरी का यूटिलाइज कर रहे हैं, किसके लिए, कोई सा भी प्रोडक्ट बना रहे होंगे कंज्यूमेबल, है ना। तो उस चीज के लिए जो यूज किया जाता है, यूज के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पर्पस, इजिली ट्रांसफरेबल नहीं होगा, इजिली क्या कर सकते हैं, इसको हम सेल आउट नहीं करेंगे, कैश में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आ जाएगी हमारी क्या, कैपिटल गुड्स के अंदर। क्लियर है बच्चों, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप नोट्स भी साथ के साथ हमारे बनाते हुए चलेंगे। अब इसका अगला पार्ट आ जाता है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या है कि अब रेडी टू कंज्यूम होगा। रेडी टू कंज्यूम का मतलब क्या हो गया कि अब इसमें कोई अगला मैन्युफैक्चर नहीं होगा। फाइनल गुड्स आर कमोडिटी प्रोड्यूस फॉर द कॉर्पोरेट फॉर सब्सिक्वेंट कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर, है ना। हो सकता है जैसे फाइनल गुड्स का मतलब, यहाँ पे ए है, बी है, सी है। ए जो है, एक गुड्स को फाइनल कर दिया, बी उसको फिर से रिस्ट्रक्चरिंग करके फिर उस गुड्स को फाइनल करके सी को बेच दिया। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट है, आ जाएगा, है ना। प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन सब्सिक्वेंट कंज्यूमर कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर, जो रेडी फॉर क्या है, कंजम्पशन के लिए तैयार है, इसको भी फाइनल। दीज कमोडिटी सर्टिफाइड कंज्यूमर डिमांड्स और डिजायर। ये ऐसे गुड्स हैं, आप ऐसा कह सकते हैं सर ये कंज्यूमेबल गुड्स के इक्वलेंट होता है, इक्वलेंट नहीं होता है, लेकिन बहुत हद तक मतलब मिलता ही जुलता है उससे। अब आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि अभी क्या है, बीच में, प्रोडक्शन के बीच में। देखिए इंटरमीडिएट गुड्स आर यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन फॉर द फिनिश गुड्स और कंज्यूमेबल गुड्स। दीज कैन आल्सो कंसिडरेबल इनपुट्स इन अदर कमोडिटीज एड टू द कंप्राइज ऑफ द फाइनल गुड्स इंटीग्रेटेड। और फाइनल गुड्स के लिए हम इसको तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसमें इन्वेस्टमेंट। एन इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट्स, एसेट्स एक तरह का एसेट्स तो होता ही है, ऑब्जेक्ट परचेज फॉर द इंटेंशन ऑफ द अर्निंग इनकम इंक्रीजिंग द वैल्यूज। हम कहीं पे भी क्या करते हैं, पैसा भी मान लीजिए इंक्रीज इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि हम लैंड में कहीं का मतलब जमीन परचेज करके रख लेते हैं, फ्यूचर में इसकी वैल्यू बचेगी, एक्स्ट्रा मिलेगी, हमें बढ़ करके मिलेगी, तो हम इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, ये भी मेरा क्या इन्वेस्टमेंट है ना। तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा कि जिस चीज एसेट को ऐसे परचेज किया जाता है इंटेंशंस के कि उससे हमें अर्निंग हो फॉर लॉन्ग टर्म का, और उसकी वैल्यू डे टू डे इंक्रीज होती जाए, तो ये हमारा होगा इन्वेस्टमेंट, जिससे हमें अर्निंग मिलने वाली है इन फ्यूचर में बढ़ करके, है ना, उसकी वैल्यू। अगर इसी का जस्ट अपोजिट होता है कि वैसे एसेट जिसकी वैल्यू डिक्रीज होने लगती है, तो उसको बोलते हैं वैल्यू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड ऐसा फिक्स्ड एसेट जिसकी वैल्यू में डिक्लाइनिंग होने लगता है, तो वो हो जाता है मेरा डेप्रिसिएशन। जिस एसेट की वैल्यू टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहती है, जैसे लैंड है, सपोज दैट अभी कहीं की लैंड मान लीजिए 1 लाख पर स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी स्क्वायर, है ना। उससे बढ़ करके अभी मान लीजिए, अभी हो सकता है कि आने वाले 5 साल में कुछ और हो जाएगी, 10 साल में कुछ और बढ़ करके मिलना है, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। वेन द पर्सन बाइज और गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट, द इंटेंशन इज नॉट कंज्यूम, इसको इंटेंशन क्या होता है, कंज्यूम नहीं करना है, फॉर फ्यूचर अर्निंग के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, है ना, फॉर फ्यूचर के लिए होता है ये।
तो इन्वेस्टमेंट जब भी आएगा तो इसको ये 2 पॉइंट आप इसमें मेंशन कर दीजिएगा, ठीक। एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। तो ग्रॉस और नेट में बस सिर्फ माइनस और डेप्रिसिएशन का फ़र्क है। ग्रॉस में क्या होगा, है ना, कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बिना माइनस किए हुए इसको जब हम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा बिफोर इन्वेस्टमेंट, है ना। एन एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी परचेजिंग एसेट ऑफ द ईयर ऑन बाय द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ऑफ कोर्स। जब भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ये देखिए मैंने लिख रखा है, ग्रॉस में नेट में बस इतना ही का फर्क होता है क्या, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो ये नेट इन्वेस्टमेंट मेरा बन जाएगा। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है इसको भी देख लीजिए, है ना। डेप्रिसिएशन इन इकोनॉमिक टर्म्स वे ऑफ डिवाइडिंग द कॉस्ट ऑफ tangible or physical assets are usually life of expectancy. Depreciation is measurable how much value of the asset be diminishing. मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं डेप्रिसिएशन को दूसरे टर्म में कि रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का मतलब वो एसेट जो लंबे टाइम तक हम जिसका यूटिलाइज कर सकते हैं और वो टेंजिबल होना चाहिए। ये कॉमर्स वाले तो समझ गए भैया टेंजिबल क्या होते हैं। टेंजिबल वे एसेट होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, ये सब होता है टेंजिबल, है ना। टच कर सकते हैं, देख देख सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरा होता है फिक्स्ड एसेट का पार्ट, इंटेंजिबल, है ना। इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होता है जिसको हम, फिक्स्ड एसेट तो है लेकिन जिसको हम देख नहीं सकते हैं, है ना। जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, है ना, ट्रेडमार्क। और टेंजिबल में आ जाएगा क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, इस टाइप के जो भी होंगे वो। तो क्या टेंजेबल एसेट पे जो इसकी वैल्यू में रिडक्शन होती है उसको तो हम बोल देते हैं सर डेप्रिसिएशन। इंटेंजेबल एसेट पे जो इसकी वैल्यू भी तो रिडक्शन होती होगी, हाँ, तो इसकी वैल्यू को जो रिडक्शन होती है उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। ये कभी कभी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू में जो रिडक्शन होती है उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन, और जो टेंजिबल एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होती है तो उसको बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। क्लियर है। चलिए, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है, हाँ या ना। बच्चे देखिए जो चीज समझ में नहीं आए और इसको ना आप मैं थोड़ा आराम आराम से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और इसको आप चाहो तो 1.5x पे भी क्या करोगे, देख सकते हो, ठीक। इससे क्या होगा, आप जल्दी से अपना कोर्स कंप्लीट कर लोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेगा आपको अगर सही में आपने पढ़ रखा है तो। और नहीं पढ़ रखा है तो एक नया टॉपिक हो जाएगा, आप इसको थोड़ा सा नोट नोट डाउन करते जाएंगे, इसका नोट्स बना लेंगे, है ना। और इसको बार बार देखिएगा, आपका बहुत एग्जाम एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आज से मैंने नेशनल इनकम से ही मैंने स्टार्ट किया है। और नेशनल इनकम पे मैक्सिमम मैं आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपका क्या कराऊंगा, क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कैसे करते हैं क्वेश्चन, है ना। इससे एक क्वेश्चन तो आप मानेंगे चलो नेशनल इनकम से एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि किसी भी मेथड से आ सकता है। मैं चार्ट फ्लो के जरिए फॉर्मूला कैसे लर्न रखते हैं, है ना, ये चीज बताऊंगा, सबसे आसान कर दूंगा इस चैप्टर को। जितना मुश्किल अभी तक आपको लग रहा था, ठीक है, अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसका अगला पॉइंट है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है ये देख लीजिए। कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ कैपिटल ओवर द टाइम। मतलब कि उसकी वैल्यू में ग्रेजुअली मतलब लगातार, लगातार उसकी वैल्यू में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसके क्या होते हैं, फैक्टर कॉस्ट होता है, एक बेसिक प्राइस होता है। देखिए फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि these earning obtained by the owners factor of the production in exchange for providing the factor service of the producer। देखिए फैक्टर कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब एक होता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट का मतलब कि कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी फैक्टर लगे हैं, जो भी कॉस्ट वाले फैक्टर हैं, सब के सब सिर्फ कॉस्ट इंक्लूड है। जब जैसे ही मार्केट प्राइस पे आ जाएगा तो उसमें दो चीजें और जुड़ जाएगी, इसमें क्या जुड़ जाएगी, इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाएगा, और जो सब्सिडीज मिली हुई थी वो माइनस हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हम आगे डिस्कस करने वाले हैं।
तो कैसे मार्केट प्राइस से शिफ्ट होते हैं फैक्टर कॉस्ट पे, और फैक्टर कॉस्ट से कैसे मार्केट प्राइस पे शिफ्ट होते हैं, ये आपको बिल्कुल अभी बेसिक आसान भाषा में आपको क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। चलिए, अब क्या होता है बेसिक प्राइस। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो उसके प्राइस होते हैं वो, और उसपे बहुत सारी चीजें लगती हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मुझे एक पेन बनाना है ना। इसको क्या होगा, सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करेंगे इसका, है ना। कुछ इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इस रॉ मटेरियल को लाने के खर्चे होंगे जिसको कैरेजिन वर्ड बोलेंगे। फिर इस पे जो डायरेक्ट लेबर काम कर रहा होगा, डायरेक्ट लेबर, एक्सेट्रा, इस सारे एक्सपेंस को जोड़ करके फिर हम पता लगाएंगे कि अच्छा हमको इतना इसको बनाने में लगा। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज मिल जाएगी तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। गवर्नमेंट से हमें सब्सिडीज मिल गई, बहुत सारी चीजों पे सब्सिडीज मिलती है गवर्नमेंट से बेनिफिट। अभी आपने इसका, ये तो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप गैस परचेज करते हो ना, एलपीजी गैस जो घर में आप यूज करते हो, तो गवर्नमेंट ना पहले भी उस पे क्या दिया करती थी, सब्सिडी दिया करती थी। 100-200 रुपये आपके जो उससे रिलेटेड बैंक अकाउंट होते थे उसमें वापस आ जाते थे। ठीक, इसका क्या है बेसिक प्राइस। तो बेसिक प्राइस क्या होता है, देखिए, द बेसिक प्राइस ऑफ द अमाउंट प्रोड्यूस रिसीव फ्रॉम ए परचेजर फॉर ए यूनिट थिंग्स सर्विस प्रोवाइडेड आउटपुट लेस एनी टैक्स ड्यू, जो भी टैक्स लगेगा, और एनी सब्सिडी ड्यू, है ना, जो उस पर ड्यू है, यूनिट रिजल्ट अदर्स प्रोडक्शन और सेल। देखिए बेसिक प्राइस क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट जितना हमने खर्च किया रॉ मटेरियल परचेज करने में, लाने में, ले जाने में, वो सब सारी चीजें आ गई। उसके बाद प्रोडक्शन टैक्सेस भी लगा होगा इस पे, जिसको इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। इसके बाद इसमें से प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट के जरिए जो हमें सब्सिडीज मिली होगी गवर्नमेंट से, ये चीजें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब आता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे आ जाते हैं। मार्केट प्राइस देखिए, द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड ऑन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में हम इसे सोल्ड करते हैं। इट कंप्राइज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन सच एज वेजेस, है ना, रेंट, इंटरेस्ट, इनपुट, प्रॉफिट एंड सो ऑन, और इसे प्रॉफिट भी इंक्लूड कर लेते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड गवर्नमेंट इम्पोज लेव्स गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द प्रोड्यूसर सब्सिडी। ये इसी की बात में कर रहा था, जो सब्सिडीज गवर्नमेंट से प्रोवाइड मिलती है। तो मार्केट प्राइस में क्या हो जाता है, बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट का टैक्स माइनस सेम चीज। बेस प्राइस में सेम चीज ये कर रहे थे। बेस प्राइस यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया, बेस प्राइस में हम ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट टैक्स। प्रोडक्ट टैक्स को बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। जो भी आप प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, है ना, उस पर लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो कोई भी प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टोटल दो टाइप के टैक्स होते हैं, है ना। टैक्स जो होते हैं दो टाइप टाइप के होते हैं। ये देखिए, पहला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स आप लोग को नहीं पढ़ना। जो हमारी डायरेक्ट इनकम जो होती है, जैसे हम सैलरी हैं या फिर हमारे बिजनेस हैं या फिर जो भी हमारी डायरेक्ट इनकम पे जो टैक्स लगते हैं उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और जो भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं, जो भी एनी बॉडी, है ना, सब पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। तो इनडायरेक्टली टैक्स हम सब लोग पे करते हैं। ठीक, चलिए, अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट क्या होता है, इससे हम देख लेते हैं। देखिए, ट्रांसफर पेमेंट रिफर्स टू द पेमेंट रिसीव विदाउट ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस और गुड्स एक्सचेंज, है ना। पेमेंट हम करते हैं, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, पेमेंट रिसीव करते हैं विदाउट प्रोविजन एनी सर्विस एंड गुड्स ऑन एक्सचेंज। गुड्स एक्सचेंज के पेमेंट डायरेक्ट जो कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या है, दीज वन आर वन टाइम पेमेंट, ये वन टाइम पेमेंट होते हैं, है ना, विथ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिटर्न। दीज आर अर्न इनकम फॉर रिसिपेंट, और रिसिपेंट की तरफ से ये क्या होती है हमारी इनकम। दीज आर नॉट गिवन टू द फ्री, नो नीड टू मनी एंड करंट और फ्यूचर पेमेंट इन एक्सचेंज। इसके बदले हम करंट या फ्यूचर में इसके बदले हम एक्सचेंज में ले लेते हैं, ट्रांसफर पेमेंट में याद आता है। ट्रांसफर पेमेंट इज एसेंशियल ऑफ द गवर्नमेंट वेलफेयर एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट के वेलफेयर के लिए क्या होती है, हेल्पफुल होती है। चलिए, उसके बाद आगे आता है क्या, स्टॉक वेरिएबल। Stock variable measured in the certain point at the time. Stock does not have temporal dimension. It influence the flow, wealth, capital, etc. एग्जाम्पल है इसके।
फ्लो वेरिएबल देख लीजिए, फ्लो क्वांटिटी, इसमें फ्लो बनता है, फ्लो चार्ट, टाइम फ्री है ना, टाइम, तीस आवर फ्री मंथ ईयर में होता है, टाइम डायमेंशन टू इट, ये विद इन इसका फ्लो होता है कि कितने टाइम के बाद ये हमें क्या चीज प्रोवाइड करेगा। चलिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में 2 नंबर में पूछा चुका ऑलरेडी, कई बार पूछा गया, लीकेज क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है। देखिए, इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो इनकम मॉडल, है ना, इनकम मॉडल में लीकेज ऑफ द इकोनॉमी क्या है, characterize capital or money, है ना, escape an economy or the system, it lowers aggregate demands of the income level, इनकम लोअर लेवल पर बताता है, फॉर एग्जांपल टैक्स सेविंग इंपोर्ट, ये सब सारी चीजें हमारी क्या लिंकेज है ना। इंजेक्शन जस्ट opposite, funds are added to the economy for the sources of other people, enterprises, thus the referral injection, it arises aggregate demands as well as income levels, aggregate जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा उससे लेवल पे क्या होगा, बढ़ेगा, it lowered aggregate demands पे, इनकम लेवल पे है, ये रेज aggregate demands as well as income level। Injection comes from variety of source including government spending, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट वगैरह, ये सब सारी चीजें क्या है, गवर्नमेंट की इनकम के सोर्सेज हैं, है ना, सब सारी चीजें जो है गवर्नमेंट की क्या स्पेंडिंग है, इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्सपोर्ट कितना है, क्या है, वो उस पर डिपेंड करता है। एक टर्म और है क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई जिसको बोलते हैं, reflect variant of the overall level of the price product and services that reference people obtain consumer and paid the consumption across the time। होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है जो मतलब होलसेलर इंडिकेटर मॉनिटर किया जाता है ना, प्रोडक्ट बिफोर इज रिटेल लेवल, क्या होता है, सबसे पहले मैन्युफैक्चर जो ऑनर होती है उस कंपनी से ट्रांसफर होकर के होलसेलर के पास जाती है, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाती है, तो प्राइस इंडेक्स क्या होता है, चेंज होता रहता है। ये देखिए, ये देख लीजिए, इससे बहुत सारी चीजें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, the continuous flow of the commodity of the service, revenue and expenditure in the economy refer as a circular flow, it depicts the circular revenue between the manufacturing units and household। देखिए कैसे काम करता है, यहाँ पे क्या है, बिजनेसमैन है, कंपनी है ना, ये क्या करती है, कंपनी में क्या लोग, कौन लोग काम करते हैं, कौन लोग काम करते हैं बताइए, यहाँ पे लेबर क्लास है, हाउस होल्ड है, ठीक, ये लेबर क्या करता है, यहाँ से पेमेंट लेता है, इसके बदले में क्या देता है, सर्विस, सर्विस ऑफ गुड, इससे क्या करता है, अर्न करता है, इसके बदले में ये कंपनी से क्या करती है, पेमेंट करती है, ये हाउस होल्ड। फिर बिजनेस कहाँ कहाँ आता है, बिजनेस जो भी है, जैसे अभी देखा होगा, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, एक आता है गवर्नमेंट यहाँ पे बीच में बैठा हुआ है ना, गवर्नमेंट का हमने सर्विस यूज किया या फिर वो जो भी है उस पर टैक्स लगाती है कि भाई हाँ आप ये प्रोडक्ट ये कर रहे हो, आजकल देख रहे हो कोई सा भी गुड्स हम परचेज करो तो जीएसटी वगैरह लगता है, स्टेट का अलग है, इंटर सेंट्रल का अलग होता है ना, तो ये सब क्या है, जीएसटी भी क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, और ये सर्विस पे इसके बदले में सर्विस उसका पेमेंट लेता है, तो यहाँ पे भी हाउस होल्ड क्या मतलब, आम आदमी, हम लोग क्या करता है, टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, हमारी जो इनकम होती है उस पर टैक्स पे करना पड़ता है, तो ये पूरा इसी तरह से फ्लो ऑफ चार्ट में काम करता है, ये सब सारी चीजें, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ से कंपनी क्या करेगी, गुड्स बनाएगी, गुड्स क्या किया, गुड्स बनाया, ये गुड्स कौन बनाया, लेबर, लेबर ने गुड्स बनाया, इसके बदले में कंपनी उसको पेमेंट करेगी, फिर कंजम्पशन के लिए क्या करेगी वो, ये कंजम्पशन के लिए क्या करेगी भाई, इसकी, है ना, क्या करेगी, गुड्स परचेज करेगी, गुड्स परचेज करेगी तो अल्टीमेटली फिर इसके पास पैसे आ जाएंगे, है ना, अगर इसकी इनकम ज़्यादा है, मतलब एक है ना यहाँ पे लिमिट, लिमिट से क्रॉस है तो फिर इसको भी टैक्स देना पड़ेगा, ये गुड्स पे जो टैक्स मतलब ये गुड्स जो मतलब बनाएगा तो उस पर भी टैक्स देगा गवर्नमेंट को, और इसकी इनकम जब जनरेट होगी लेबर की सैलरी से या वेजेस से, इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा ये भी गवर्नमेंट को टैक्स देगा, तो मतलब अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स ये पे करेगा, ये डायरेक्ट अपनी सैलरी पे टैक्स करेगा, तो ये डायरेक्ट टैक्स होगा, तो इस टैक्स की बात ही हम नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना, सिर्फ और सिर्फ जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स को परचेज करने बनाने के टाइम पे जो भी एक्सपेंस होंगे उस पर यहाँ पे बात होगी, ठीक, तो आज हम यहीं पर डिस्कस करते हैं, खत्म, अगली क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे।
इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है ना। तो ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, 15 से 20 मिनट का ये रहेगा वन शॉट करके, और 4 से 5 में पार्ट बाई पार्ट में इसको डाल दूंगा और ये चीज़ें हो जाएगी कंप्लीट। तो नेशनल इनकम को 5 to 6 क्लास में कंप्लीट करा दूंगा विथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, और साथ के साथ अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हमें आगे की क्लास में क्या करना है, डिस्कस करना है। फिर आप कभी भी कोई सा भी इसका फॉर्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बॉस। ठीक है, सब सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक, और है ना, देखिए कॉमर्स अलाइंस है ना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है। इकोनॉमिक्स की वीडियो नहीं थी, अब इकोनॉमिक्स का वीडियो भी, इसका प्लेलिस्ट भी अलग कर देंगे। यहाँ पे अकाउंटेंसी की वीडियो मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स की अब मिलने लगेगी है ना, बिजनेस स्टडीज फॉर 11th, और ऑनलाइन ऑलरेडी है हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है ना, है ना। जो भी हमारे नियर बाई में होंगे, दरभंगा से, बिहार से, वो लोग इस चीज़ को जान रहे होंगे, हमारी क्लास ऑफलाइन चलती है यहाँ के लिए। ठीक है, या फिर जो लोग नहीं है, जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, दरभंगा के हैं, वो ऑफ कोर्स इस नंबर पे कॉल करेंगे, कॉल करके जुड़ सकते हैं ऑफलाइन की क्लास में भी, ऑनलाइन की क्लास में भी। अभी मैं रेगुलर रेगुलर बेसिस पे है ना 12th वालों के लिए क्रैश कोर्स टाइप से मैं करवा दूंगा, है ना, जिसमें ऑलमोस्ट हम सब वो सब सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे के कंफ्यूजनेबल है, तो इसलिए मैंने सबसे पहला ही चैप्टर लिया है नेशनल इनकम से। ठीक, सबसे ज़्यादा क्वेरीज बच्चों के इस चीज़ में आ रहे थे। ठीक, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।